इस क्लास हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। लगाइए हेडिंग आप लोग, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले बात करेंगे निमोनिया की। निमोनिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा सभी ने। देखिए एक बात बताएं, इधर देखिए सामने। निमोनिया, न्यूमो वर्ड का जो मतलब होता है उसका हवा, न्यूमो का मतलब, और निमोनिया का मतलब होता है हवा की कमी। किसकी कमी? कहने का मतलब यह है कि आपके लंग्स में जितनी हवा जानी चाहिए, जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए, उतनी ऑक्सीजन नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि वहां पर किसी इन्फेक्शन की वजह से म्यूकस वगैरह जमा हो जाता है, और जो लंग्स होता है उसका स्पेस या एरिया क्या हो जाता है? कम। हवा की जगह वहां पे क्या भर जाता है? म्यूकस फिल हो जाता है। क्या फिल हो जाता है बताओ? म्यूकस। देखो ये एक ऐसी बीमारी है, देखो बहुत सिंपल सी चीज, आपको समझ में आना चाहिए। आपने निमोनिया कहा कि निमोनिया बहुत बार नाम सुना है आपने। निमोनिया है क्या? निमोनिया लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से एयर एक्सचेंज का कम हो जाना। लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से एयर एक्सचेंज का कम हो जाना। एयर एक्सचेंज का मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जा नहीं पाएगी और ऑक्सीजन आ नहीं पाएगी। इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा। इसकी अगर डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा। ये लंग्स पेरेन्काइमा क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? क्या होता है लंग्स पेरेन्काइमा? बताइए। ब्रोंकियोल्स, एलुलार डक्ट और एलुलाई, ये तीनों चीजें मिलकर क्या कहलाती है? लंग्स पेरेन्काइमा। इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। ब्रोंकियोल, एल्वुलार डक्ट और एल्वुलाई, इन तीनों चीजों को संयुक्त रूप से एक साथ अगर आप बोलेंगे तो क्या कहेंगे आप लोग बताओ? लंग्स पेरेन्काइमा। क्या कहेंगे बताओ? हाँ। टाइप्स ऑफ निमोनिया, कितने प्रकार के निमोनिया होते हैं आपके पास में? टाइप्स ऑफ निमोनिया। सबसे पहला निमोनिया कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड का मतलब यह है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैला या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में गया हुआ निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। इससे देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है यहां पे टाइप्स से रिलेटेड, वो यह है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया, सबसे ज्यादा कौन सा निमोनिया होता है? तो आप क्या बताएंगे? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है निमोनिया का, सबसे ज्यादा होने वाला निमोनिया। और आप लोगों से पूछा जाएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इधर देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है इसका मेन कारण क्या है, किस वजह से या कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये एक बैक्टीरिया का नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये एक बैक्टीरिया का नाम है और इस बैक्टीरिया की वजह से सबसे ज्यादा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया देखने को मिला है। ये जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है बच्चों, इट इज मोस्टली सीन इन, सबसे ज्यादा दिखाई देगा एडल्ट में।
सबसे ज्यादा एडल्ट में देखने को मिलेगा, और एडल्ट में भी किसको, 16 से लेकर 60 साल की उम्र तक। तो आप लोगों से पूछा जाए एडल्ट के अंदर निमोनिया करने का मेन कारण क्या है बताओ। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये देखो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया का नाम है। किसका नाम है बताओ, ये एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया की वजह से कौन सा निमोनिया होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। सबसे ज्यादा होने वाला निमोनिया कौन सा है बताओ, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया इज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। और एडल्ट के अंदर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का कारण क्या है बताओ। हाँ, दूसरा कारण देखो, सेकंड कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सबसे ज्यादा कम्युनिटी एक्वायर्ड। इधर देखो सामने मेरी बात को सुनिए। आपसे पूछा जाए कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया अगर बच्चों में हो रहा है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। बच्चों के अंदर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होने का मेन कारण क्या है बताओ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये बैक्टीरिया का नाम है, किसका नाम है बताओ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मोस्टली कॉज निमोनिया इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के अंदर निमोनिया से बचने के लिए वैक्सीन लगते हैं। कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है निमोनिया से बचने के लिए बताओ। हाँ, निमोनिया के लिए कौन सा वैक्सीन लगता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी है। आप देखते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर भी निमोनिया का वैक्सीन है। कौन सा वैक्सीन है बताओ, कुछ नहीं पता। लगाया जाता है हिब का वैक्सीन, नाम सुना, हिब वैक्सीन नाम सुना है, हिब वैक्सीन का है तुम्हारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी है ये हिब वैक्सीन। ये हिब की फुल फॉर्म क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया टाइप बी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, H फॉर हीमोफिलस, I फॉर इन्फ्लुएंजा, B फॉर टाइप बी। वो इसीलिए लगाया जाता है इसके लिए ही कि बच्चों को जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होने वाले निमोनिया से बचाया जा सके। पेंटावेलेंट लगता है तुम्हें पता है, 5 वैक्सीन एक साथ जिसमें होते हैं, उसमें क्या क्या होता है बताओ, डीपीटी 3 तो ये हो गए, हेपेटाइटिस बी 4 और एक हिब 5वां। आई बात समझ में। जो पेंटावेलेंट वैक्सीन आता है उसमें 5 वैक्सीन आते हैं ना, नाम सुना कभी पेंटावेलेंट का। तो 5 वैक्सीन आते हैं, 3 तो डीपीटी हो गए, एक हेपेटाइटिस बी, एक कौन सा होता है इसके अंदर, हिब वाला, कौन सा बताओ। और ये हिब वाला वैक्सीन बच्चों में क्यों दिया जाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होने वाले निमोनिया को रोकने के लिए। तो आप लोगों से पूछा जाए बच्चों में कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होने का मेन कारण क्या है बताओ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये बैक्टीरिया है वायरस है, बैक्टीरिया है। अगर ओनली इधर देखो, अगर ओनली इन्फ्लुएंजा नाम आता है तो इन्फ्लुएंजा तो वायरस है। इन्फ्लुएंजा क्या है कि वायरस है, जो कि कॉमन कोल्ड वगैरह के लिए होता है ना। अरे कोविड भी क्या था कि इन्फ्लुएंजा वायरस था। कोरोना जो वायरस था वो कैसा वायरस था, इन्फ्लुएंजा ग्रुप का। लेकिन अगर आपके पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा लिखा हुआ है, वायरस नहीं है, वो क्या है बताओ, बैक्टीरिया है। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट कि एक मरीज एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर और उस मरीज को सेकेंडरी इन्फेक्शन के तौर पे निमोनिया हो गया। क्या हो गया बताओ, सेकेंडरी इन्फेक्शन किसे कहते हैं, एक इन्फेक्शन के बाद दूसरा इन्फेक्शन। आई बात समझ में। हॉस्पिटल में किसी एक इन्फेक्शन को लेके आया था लेकिन उसका दूसरा भी इन्फेक्शन हो गया, दूसरा इन्फेक्शन निमोनिया हुआ। क्या हुआ बताओ। तो हॉस्पिटल के अंदर निमोनिया होने का मेन कारण क्या है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में निमोनिया होता है। ये क्वेश्चन कई बार देखा है मैंने। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा निमोनिया का कारण ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ई कोलाई की वजह से। नाम सुना है कभी ई कोलाई का आप लोगों ने,
कहाँ सुना बताओ? हाँ तो बताओ कहाँ था इकोलाई? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई था इकोलाई। यूटीआई सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है? इकोलाई की वजह से। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता था? इकोलाई की वजह से। और इसी इकोलाई की वजह से आपके हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा निमोनिया होता है। जो मरीज एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, देखो आया कैसा था? कोई दूसरी बीमारी लेके आया था, उसको निमोनिया भी हो गया। क्या हो गया बताओ? तो जो सबसे ज्यादा निमोनिया देखने को मिला है हॉस्पिटल के अंदर, वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिला है? इकोलाई की वजह से। किसकी वजह से बताओ? आई बात समझ में? अरे बोलो बच्चों। और हॉस्पिटल में होने वाला निमोनिया क्या कहलाएगा बताओ? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। क्या कहलाएगा बताओ? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। कि हॉस्पिटल की वजह से हुआ है निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ये सेकंड टाइप है निमोनिया का। पहला कौन सा है? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। दूसरा कौन सा हो गया? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। आपसे पूछा जाए हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया सबसे ज्यादा कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? क्या बताएंगे बताओ? इकोलाई की वजह से। तीसरा प्रकार एस्पायरेशन निमोनिया, जैसा कि नाम से सो है। बताओ ये क्यों होगा? बताओ एस्पायरेशन निमोनिया क्यों होगा? बताइए। कोई एस्पायरेट कर गया हो कोई भी चीज, जैसे बच्चा दूध एस्पायरेट कर गया, उसको आई डकार के साथ उसका दूध निकला और वो दूध कहाँ चला गया? आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया। कहाँ चला गया? दूध की वजह से या फूड सब्सटेंस जो है आपके लंग्स में चले गए, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले गए, जिसकी वजह से आपको निमोनिया हो गया। तो उसे क्या बोलेंगे? एस्पायरेशन निमोनिया। क्या बोलेंगे बताओ? इट इज ड्यू टू एस्पायरेशन ऑफ, एस्पायरेशन का मतलब कोई भी चीज का लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाना। एस्पायरेशन ऑफ मिल्क या फूड सब्सटेंस। उन्होंने वहां जाके क्या कर दी? दूध ने और फूड सब्सटेंस ने वहां जाके इन्फ्लामेशन कर दिया। क्या कर दिया बताओ? हाँ। और ये एस्पायरेशन निमोनिया मोस्टली किस में देखने को मिलता है बच्चों? आपसे पूछा जाए कि मोस्टली किस में देखने को मिलेगा? नहीं, बच्चों के अंदर तो इन्फ्लुएंजा वाला सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में से कम्युनिकेबल निमोनिया। अनकॉन्शियस पेशेंट में, किसमें? जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, जो कॉन्शियस नहीं है, उनको पता ही नहीं रहता कब उनकी उल्टी आई और सांस में चली गई, उन पेशेंटों में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। सबसे ज्यादा अनकॉन्शियस पेशेंट में देखने को मिला है। चौथा आपके पास में वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। नाम से सो है जैसा कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया ये क्यों होता है? देखो बच्चों, ज्यादातर उन लोगों में होगा जो वेंटिलेशन पे रहते हैं। सीधे सीधे नाम से सोए कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया किस में होगा? जो वेंटिलेटर पे है। वेंटिलेटर पे आपके निमोनिया होने के कारण क्या होते हैं? जो ईटी ट्यूब होती है, ईटी ट्यूब को प्रॉपर हाइजीन नहीं कर पाना। आई बात समझ में? आप प्रॉपर सक्शन नहीं कर पा रहे हो, वहां पर बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहे हैं, तो इस वजह से आपके वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। निमोनिया डेवलप 48 hours after insertion of endotracheal tube. एंडोट्रेकियल ट्यूब जानते हैं ना सभी लोग? कोई है जो नहीं जानता? देखिए सभी ने। सिम्टम की बात करें बच्चों, सिम्टम्स निमोनिया में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे?
सिम्टम, सबसे पहली चीज निमोनिया के अंदर हाई ग्रेड फीवर रहता है, हाई ग्रेड फीवर, तेज बुखार रहेगा मरीज को, और इन्फेक्शन की वजह से उसकी जो है ल्यूकोसाइड काउंट मतलब WBC बढ़ी हुई रहेगी। क्या रहेगी बताओ, जानते हो आप लोग? हाँ, जब आप उसके CBC करवाएंगे तो WBC बढ़ी हुई रहेगी। आप जब स्टेथोस्कोप से लंग्स के साउंड सुनाई देंगे, सुनेंगे तो आपको कौन से साउंड आएंगे बताओ? रोंकाई, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने। निमोनिया में कौन से साउंड आते हैं बताओ? तो रोंकाई कैसे साउंड है बताओ? खड़खड़ की तरह के, लो पिच हाई पिच बताओ? लो पिच साउंड, लो पिच साउंड। लो पिच का मतलब मोटी आवाज आएगी, खड़खड़ की। रोंकाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निमोनिया में कौन से साउंड आप लोग देखेंगे तो आपको कैसे आवाज आएगी अंदर? खड़खड़ की आवाज आएगी। कैसे आएगी बताओ? खड़खड़ की मोटी से आवाज आएगी, रोंकाई साउंड जिसे कहेंगे। मरीज को डिस्निया रहेगा। डिस्निया का मतलब जानते हो ना बच्चों, क्या होता है बताओ? हाँ, और एयर एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होने की वजह से बच्चों, एयर एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होने की वजह से, एयर एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होने की वजह से आपके एसिडोसिस रहेगा मरीज में। क्या रहेगा बताओ? एसिडोसिस। जानते हो ना क्यों रहेगा बताओ? यहाँ पे एसिडोसिस रहने का कारण बताओ? CO2 बढ़ने की वजह से। शाबाश। CO2 कैसी गैस है बताओ? एसिडिक गैस है। अगर CO2 बढ़ जाती है तो क्या होता है? एसिडोसिस। आई बात समझ में? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, दो प्रकार आपने पढ़े थे। तो यहाँ पर दिक्कत किसमें है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत है। किसमें दिक्कत है बताओ? तो कौन से प्रकार का एसिडोसिस होगा बताओ? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कौन से प्रकार का? जब दिक्कत रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है और एसिडोसिस हो जाए तो वो किस प्रकार का एसिडोसिस है बताओ? तो आपसे पूछ रहे थे यहाँ पर कौन से प्रकार का एसिडोसिस होगा बताओ? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम कहां पर है बच्चों? साइनोसिस देखने को मिलेगा। व्हाट इज साइनोसिस? जो आपके कलर है, स्किन का कलर है, वो कैसा होने लगेगा? ब्लू कलर। कैसा होने लगेगा बताओ? हाँ, प्लूराइटिक पेन रहेगा। ये क्या है प्लूराइटिक पेन? प्लूराइटिक पेन, प्लूराइटिक पेन का मतलब ये है, देखो, जब सांस आप अंदर लेंगे तो आपके पेन होगा। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो क्या होगा? पेन होगा। पेन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ये आपके पास में इतने सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे निमोनिया के अंदर। देखो, ज्यादातर रेस्पिरेटरी डिजीज की, इधर सुनो, जितनी भी रेस्पिरेटरी की बीमारी है उनमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर अमाउंट में बाहर नहीं निकल पाती। जब प्रॉपर अमाउंट में बाहर नहीं निकल पाएगी कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या फैलाएगी? एसिडिटी फैलाएगी। क्या फैलाएगी? ब्लड के अंदर एसिडिटी करेगी। डायग्नोसिस क्या क्या करवाते हो बताओ आप लोग? किसी के अगर निमोनिया हो गया तो प्लूराइटिक पेन मतलब लंग्स में पेन होगा। जब आप सांस को अंदर लेंगे तो लंग्स में पेन होगा। आपको पता ही है कि निमोनिया आने पर सबसे पहले क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं, CBC करवाएंगे। क्या करवाएंगे बताओ? और स्पुटम कल्चर करवाएंगे। क्या करवाएंगे बताओ? स्पुटम कल्चर में क्या देखने को मिलेगा? निमोनिया का बैक्टीरिया। क्या देखने को मिलेगा बताओ बच्चों? हाँ, कल्चर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो, कल्चर का मतलब होता है, इधर देखिए बच्चों, हम यहाँ पे स्पुटम का कल्चर करवा रहे हैं। आप स्पुटम का सैंपल ले लोगे। स्पुटम जानते हो ना? स्पुटम का सैंपल लेके उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखोगे कि बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा पनप सके। कल्चर का मतलब ये है कि हम बैक्टीरिया की संख्या को बढ़वाते हैं उस स्पुटम के अंदर। जब बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी तो हम उसके आसानी से स्टडी कर सकते हैं और स्टडी करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से प्रकार का बैक्टीरिया है। जब हमें बैक्टीरिया के बारे में पता लग जाएगा तो हम उसकी सुटेबल एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि आप लोग तो डायरेक्ट मान के चलिए, किसी की भी कोई भी बीमारी होती है, जर्रे के पास चले गए दिखाने के लिए तो अपने हिसाब से कोई भी एंटीबायोटिक दे देता है आपको कि ये अच्छे एंटीबायोटिक चले जाओ। लेकिन आप कभी अगर मेडिकल कॉलेज में जाएंगे दिखाने के लिए या बड़ी जगह पे आप दिखाने के लिए जाएंगे तो आपकी डायरेक्ट एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, पहले कल्चर करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है?
कल्चर से क्या करवाते हैं, आपके जैसे कि अगर ब्लड का इन्फेक्शन हो तो ब्लड का सैंपल लेंगे, और अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो स्पुटम का सैंपल लेंगे, उसका सैंपल लेके उसका कल्चर करवाएंगे। कल्चर का मतलब है उसको ऐसे मीडियम में, ऐसे माध्यम में रखेंगे उस सैंपल को कि जहां पर बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा पनप सके। बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा पनपेंगे तो हम उसकी आसानी से स्टडी कर लेंगे, क्योंकि एक दो बैक्टीरिया तो बहुत छोटे होते हैं, उनकी कैसे स्टडी करोगे आप लोग। जब बैक्टीरिया बहुत सारे हो जाएंगे तो हम उनकी स्टडी आसानी से कर सकते हैं, और आसानी से स्टडी करके ये फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा बैक्टीरिया उस व्यक्ति के शरीर में मौजूद है। जब हमें बैक्टीरिया का पता लग जाएगा तो हम सूटेबल एंटीबायोटिक, देखो इधर देखिए, हर स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक बनाई गई है। जैसे कि मान के चलो स्ट्रेप्टोकोकस के लिए अलग एंटीबायोटिक है। ऐसा नहीं कि सारी की सारी एंटीबायोटिक जो है सभी बैक्टीरिया पे काम करती है, नहीं है, ऐसा नहीं है। सूटेबल बैक्टीरिया, सूटेबल एंटीबायोटिक, सूटेबल बैक्टीरिया, मतलब जैसे कि मान के चलिए स्यूडोमोनास के लिए अलग एंटीबायोटिक है। आपके शरीर के अंदर टीबी का बैक्टीरिया गया हुआ है और आप स्ट्रेप्टोकोकस वाले बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक ले रहे हो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? आप जब तक टीबी वाले एंटीबायोटिक नहीं लोगे वो टीबी का बैक्टीरिया खत्म नहीं होगा। तो टीबी के जो बैक्टीरिया उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही स्पुटम कल्चर करवा के ना। चलिए आगे बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट जिसमें बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट, तो देखो ध्यान से सुनिएगा, निमोनिया के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस या सबसे अच्छी एंटीबायोटिक वो पेनिसिलिन है। कौन से बताओ? हाँ, कौन से एंटीबायोटिक सबसे बेस्ट है बताओ? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी बताओ? बताओ, सबसे पहली एंटीबायोटिक यही है। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी ना। सबसे पहली एंटीबायोटिक है जो खोजी गई थी दुनिया के अंदर। तो निमोनिया के लिए सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सी बताओ बच्चों? पेनिसिलिन है। इरिथ्रोमाइसिन दूसरे नंबर पर है, सेकंड नंबर पे सबसे बेस्ट तो पेनिसिलिन है। आप इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हो, आप वेनकोमाइसिन दे सकते हो। बात करें अगर ये कब देंगे बच्चों एंटीबायोटिक, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारी चीजें। एंटीबायोटिक कब काम करती है? जब बैक्टीरिया की वजह से हुई हो बीमारी। किसकी वजह से? ये बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरिया पर ही काम करती है, वायरस पे काम नहीं करती। अगर वायरस की वजह से आपके निमोनिया हुआ है, किसकी वजह से निमोनिया हुआ है बताओ? वायरस की वजह से, तो एंटीवायरल देंगे आप लोग। क्या देंगे बताओ? अगर वायरस की वजह से हुआ है निमोनिया तो एंटीवायरल। और सबसे कॉमन एंटीवायरल तुम्हें बता दूं, एंटीवायरल दवाइयां बहुत कम है, क्योंकि वायरस वाली बीमारी सबसे ज्यादा, बैक्टीरिया वाली बीमारी तुम पकड़ लेते हैं तुरंत जो इलाज भी हो जाता है बैक्टीरिया वाली बीमारी का, लेकिन अगर कोई बीमारी वायरस से होती है तो उसका बहुत ही घातक इफेक्ट होता है। पहली बात तो वायरस वाली बीमारियों पे जो है दवाइयां काम नहीं करती, वो अपने आप सही हो जाए तो हो जाए, या फिर हम एंटीवायरल दे दें तो सही हो जाए तो हो जाए, क्योंकि एंटीवायरल दवाइयां बहुत सीमित है, क्योंकि वायरस दुनिया में इतने हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन हम पूरे वायरस के अगेंस्ट विरुद्ध एंटीवायरल दवाइयां नहीं बना सकते। इतने वायरस हैं, मतलब इतने प्रकार के वायरस है, खरबों से भी ज्यादा प्रकार के, और इनकी एक क्वालिटी होती है वायरस की, जब तक ये बाहर है निर्जीव होते हैं, हमारे शरीर में जाने के बाद सजीव हो जाते हैं। जानते हैं ना ये आपको, ये सजीव निर्जीव का मतलब जानते हो ना? लिविंग नॉन लिविंग। तो ये लिविंग में नहीं आते वायरस, ये नॉन लिविंग में आता है, लेकिन जब ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो जिंदा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बस इसी वजह से हमें इनकी जो है इलाज करना मुश्किल है। आई बात, इसी वजह से इनका इलाज करना मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि वायरल हो गया 7 दिन में अपने आप चला जाएगा, कहते हैं ना, आपके वायरल हो जाता है, आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो तो केवल पीसीएम लिखता है वो कि बुखार के लिए पैरासीटामोल ले लो बस, और इसके लिए और कुछ नहीं आता। खाओ, अच्छे से खाओ पियो, मस्त रहो, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस पे जो है एंटीबायोटिक काम करती नहीं है। आप कितने भी लोग फालतू में ले रहे हो एंटीबायोटिक कि वायरल है, नॉर्मल वायरल है, 7-8 दिन तक रहेगा। कहते हैं ना 7-8 दिन तक रहने का मतलब ये कि अपनी बॉडी अपने आप ही उसको सही करेगी, या फिर आप एंटीवायरल लो, लेकिन सभी वायरस के लिए एंटीवायरल लेना ठीक नहीं है,
एंटीवायरल दवाइयां तब दी जाती है जब कोई कॉम्प्लिकेटेड जो है आपकी बीमारी हो जाए। एंटीवायरल में सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है बच्चों, ये बहुत कॉमन है, एसाइक्लोवीर। ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है, ज्यादातर कोई भी वायरस की बीमारी हो उसमें ये टिका देते हैं, एसाइक्लोवीर। चलते हैं आगे, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे आप लोग। नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले निमोनिया के मरीज को कैसे पोजीशन देंगे आप लोग, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में कि निमोनिया के मरीज को कौन सी पोजीशन दी जाती है। आपने एक्सरे करा लिया, उसमें पता लग जाएगा कौन से लंग्स में निमोनिया है, पता लग जाएगा। हम निमोनिया के मरीज को हमेशा उस पोजीशन में सुलवाते हैं या सुलाते हैं जिस साइड के लंग्स में उसके निमोनिया हो रखा है। आई बात समझ में। प्रोवाइड ऑन अफेक्टेड साइट, ऑन अफेक्टेड साइट, जिस साइड में निमोनिया हो रखा है उस साइड पे हम लेटाएंगे। आई बात समझ में। अरे समझे नहीं समझे बात को। दूसरी चीज, उसको थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहेंगे, एम्बुलेशन। एम्बुलेशन का मतलब है उसको मूवमेंट करने के लिए कहेंगे। मरीज को मूवमेंट करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि जो सिक्रेशन जमा हुआ है उसके शरीर के अंदर, उसके लंग्स वगैरह में, वो सिक्रेशन पिघल कर कहां निकल जाए, बाहर निकल जाए। अगर वो मूवमेंट नहीं करेगा तो सिक्रेशन बाहर नहीं आएगा। उसके फ्लूइड इंटेक को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं बताओ, क्यों बढ़ा देंगे फ्लूइड इंटेक को? क्योंकि जो सिक्रेशन है, जो म्यूकस जमा हुआ है वो पतला हो जाए। क्या हो जाए? वो पतला हो जाए, और पतला होकर कहां निकल जाए, बाहर निकल जाए। क्लियर है बच्चों। चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाते हैं। क्या करवाते हैं बताओ, जानते हैं ना चेस्ट फिजियोथेरेपी, है ना? करवाते हैं ना। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि जो अंदर जमा हुआ जो सिक्रेशन है, म्यूकस है, वो बाहर निकल जाए। तो ये आपके पास में निमोनिया कंप्लीट होता है बच्चों। ये निमोनिया आपके कंप्लीट होता है बच्चों। किसकी? सांस की बीमारी। सांस की बीमारी है, लेकिन कैसी बीमारी है? इन्फेक्शन की वजह से होती है या एलर्जी की वजह से होती है? एलर्जी। इट इज एलर्जी कंडीशन। कैसी बीमारी है? एलर्जी की वजह से होने वाली बीमारी है, ना कि कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह की वजह से नहीं होती बच्चों। किसी एलर्जन या किसी चीज से आपको एलर्जी है तो वो चीज आपके संपर्क में आई, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में गई, और आपके एकदम से सांस लेने में आपको तकलीफ होने लगी, आपको खांसी आने लगी, आपके बलगम आने लगा, आपके जो ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, आपके जो सांस में सीटी जैसी आवाज आने लगी। किसकी आवाज आने लगी? यही अस्थमा है। किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से नहीं होता, किसी एलर्जन की वजह से। अब अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है। जैसे किसी के धूल के कणों से, कि मिट्टी में चला गया, जोर से जो है आंधी चल रही थी, धूल की आंधी चल रही थी, तो उसके एकदम से हो गया, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, उसके स्पुटम आने लगा उसके, तो ये क्या? अस्थमा है। क्या है बताओ? अस्थमा। लगा ये हेडिंग, अस्थमा। अस्थमा। सबसे पहली चीज, इट इज रिवर्सिबल पीरियड। रिवर्सिबल का मतलब है कुछ समय के लिए जो है इसके सिम्टम्स आते हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं? रिलीव हो जाते हैं। अस्थमा इज ए हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ, अस्थमा इज ए हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ lower respiratory tract to specific type of environment allergen। आप इस लाइन का मतलब समझे या नहीं समझे?
बताओ। देखिए बच्चों मैं समझा देता हूं, इधर देखिए, इधर देखिए, ये आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। कोई भी एनवायरमेंटल एलर्जन इसमें चला गया, धूल के कण वगैरह, कोई भी स्मेल हुई, बहुत सारे लोगों को किसी प्रकार की गंध से भी एलर्जी होती है ना, तो कोई भी एलर्जन आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन एलर्जन को हाइपर रेस्पॉन्स दे रहा है। क्या दे रहा है बताओ? क्योंकि उसको इससे क्या एलर्जी है ना, तो वो क्या करता है, हाइपर रेस्पॉन्स देता है। मेरी नजरों के सामने से इसको भगा दे, मुझे इससे एलर्जी है, आप भी हाइपर रेस्पॉन्स करते हो ना अगर आपको जिससे एलर्जी होती है तो, या फिर आप खुद वहां से उठ के चले जाते हो आपको जिस व्यक्ति से एलर्जी होती है। हाँ नहीं, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि इस आदमी से मुझे एलर्जी है, या तो आप उसको भगा दोगे या फिर आप खुद भाग जाओगे। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जिन चीजों से एलर्जी है उन एलर्जन के प्रति वो ज्यादा रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है। ज्यादा रेस्पॉन्स देने का मतलब ये है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन होने लगती है उसकी वजह से। किसकी वजह से? एलर्जेंस की वजह से। किसकी वजह से? इसी को हम लोग अस्थमा कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बताओ बच्चों? अरे बोलो। हाँ, और जो हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, ज्यादा रेस्पॉन्स देने का मतलब क्या होगा कि इतना हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस देगा वो कि आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होने लगेगा? ऑब्स्ट्रक्शन इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब जानते हो ना, एयर एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाए, सिकुड़ जाएगी नलियां। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो नलियां है, नलियां कौन कौन है? ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ये क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। क्लियर है? इस बीमारी की पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है बताइए मुझे। हाँ, हाउ टू डिजीज प्रोग्रेस, कि ये बीमारी कैसे आगे बढ़ रही है। बीमारी कैसे आगे बढ़ रही है इसे बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं बताओ? अरे इधर देखो, पैथोफिजियोलॉजी किसे कहा गया कि बीमारी कैसे आगे बढ़ रही है। पहले आप लोगों के शरीर में मान के चलो एलर्जन गया, एलर्जन जाने के बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर सिम्टम्स आए, कौन सा सिम्टम्स क्यों आया, ये सारी चीज किसमें पड़ी जाती है? पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। तो होता क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। पैथोफिजियोलॉजी, कोई भी एलर्जन आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया, मान के चलिए एनी एलर्जन, कोई भी एलर्जन इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कोई भी एलर्जन आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया। जैसे ही कोई एलर्जन आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा बच्चों, आपको पता है अस्थमा वाले मरीज का जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उस एलर्जन के प्रति हाइपर रेस्पॉन्स देगा। क्या देगा बताओ? हाँ, हाइपर रेस्पॉन्स, हाइपर रेस्पॉन्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हाइपर रेस्पॉन्स देगा। इस हाइपर रेस्पॉन्स की वजह से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बच्चों, आपकी जो है टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होगी। कौन सी बताओ? आपको पता है ये इम्यूनिटी सिस्टम का एक पार्ट है, आपने देखा था। इधर देखो, टी लिम्फोसाइट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। इधर देखिए प्यारे बच्चों, टी लिम्फोसाइट बहुत सारे प्रकार की होती है, टी किलर सेल, टी मेमोरी सेल, टी हेल्पर सेल बताया था मैंने, और टी सप्रेसर सेल। 4 प्रकार की टी लिम्फोसाइट सेल्स होती है। तो ये क्या करेगा? हाइपर रेस्पॉन्स की वजह से एक्टिवेट करेगा किसको? टी हेल्पर सेल को। किसको बताओ? ये टी हेल्पर सेल किसका प्रकार है बताओ? टी लिम्फोसाइट का प्रकार है। किसका प्रकार है बताओ बच्चों? और जब टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो गए तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ। क्या एक्टिवेट हुआ बताओ बच्चों?
हाँ, और यहाँ पर क्या हुआ ध्यान से समझना, आप नए नए नाम पढ़ोगे यहाँ पे। जैसे टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगा इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन। ये बहुत काम का नाम है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन क्या होता है, ये भी आपके एक इम्यून सिस्टम का एक प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? हाँ, इम्यून सिस्टम का एक प्रोडक्ट है। जब इंटरल्यूकिन बढ़ जाएंगे बच्चों, और इंटरल्यूकिन बढ़ जाएंगे तो इसकी वजह से आपके पास में, ध्यान से सुनिए, इसकी वजह से क्या होगा, देखो ध्यान से सुनिएगा। इंटरल्यूकिन के बढ़ने की वजह से आपके पास में एक तो आपके इंक्रीज आईजीई। ये आईजीई क्या है बताइए? ये आपके एक तरह की एंटीबॉडी है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। आपने पढ़ा था कितने प्रकार की एंटीबॉडी होती है बताओ? आईजीजी पढ़ी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी और आईजीई पढ़ा था ना। तो आईजीई एंटीबॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? हाँ, इसी की वजह से यहां पर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। जैसे इंटरल्यूकिन बढ़ जाएगा बच्चों, आईजीई बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बताओ? अरे बोलो। और जैसे इंटरल्यूकिन बढ़ जाएगा यहां पर इओसिनोफिल भी बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे बताओ? आपको पता है इओसिनोफिल बढ़ने की वजह से भी क्या होती है? एलर्जी होती है। दोनों के दोनों बहुत फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। दोनों के दोनों किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बताओ? एलर्जिक रिएक्शन की वजह। और यहां पर दोनों बढ़ने की वजह से क्या देखने को मिलेगा? एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्या एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगी प्यारे बच्चों? देखिए, एक तो यहां पर हो जाएगा इनकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म। क्या हो जाएगा बताओ? ब्रोंकोस्पाज्म जानते हो ना, आपके जो ब्रोंकस है वो सिकुड़ जाएंगे। ब्रोंकस जो है, ब्रोंकोस्पाज्म होने की वजह से आपके जो है सांस के अंदर विसल की तरह आवाज आएगी। किसकी वजह, किसकी तरह बताओ? विसल जानते हो ना, विसल साउंड, मतलब सीटी की तरह। किसकी तरह बताओ? हाँ, आपके जो है म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगेगा। म्यूकस तो जानते हो ना आप लोग। और इसी की वजह से आपके सिम्टम देखने को मिलेंगे। इन सब चीजों की वजह से सिम्टम क्या क्या आएंगे देखिए। एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स आएंगे सारे के सारे। सिम्टम्स में आपके पास देखिए, सबसे पहले वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड क्या होते हैं बताओ? बताओ वीजिंग साउंड क्या होते हैं? विसल साउंड इन एक्सपायरेशन। जब व्यक्ति सांस को बाहर छोड़ेगा तो उसकी सांस में कैसे आवाज आएगी? सीटी की तरह। कल तो बताए थे अलग अलग प्रकार के एबनॉर्मल साउंड। कुछ नहीं आता, तुम लोग पढ़ते नहीं हो ना, जब भी तो मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता, तुम्हें कुछ बोलते भी नहीं हो। कल तो बताया था एबनॉर्मल साउंड में आया था ना वीजिंग साउंड, कि अस्थमा में वीजिंग साउंड सुनाई देते हैं। तो कब सुनाई देंगे वीजिंग साउंड बताओ? एक्सपायरेशन के टाइम पे। ये बात ध्यान रखना। किसके टाइम पे? हाँ, जब सांस को बाहर छोड़ेगा तब सुनाई देंगे। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सांस को अंदर लेते वक्त नहीं, सांस को बाहर छोड़ते वक्त। हाँ, मरीज के कफ रहेगा। कफ का मतलब बताओ? कफ का मतलब खांसी होती है। कफ का मतलब वो नहीं जो निकल रहा है, हाँ, वो स्पुटम है। आई बात समझ में? कफ का मतलब क्या होता है? खांसी चलना। कफ रहेगा मरीज को, स्पुटम निकलेगा। कैसा स्पुटम आएगा पूछेंगे एग्जाम के अंदर कि अस्थमा के मरीज को कैसा स्पुटम आता है? चारकोल, लेडन, क्रिस्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पुटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एएनएम जेएनएम सबके लिए चारकोल के कलर का स्पुटम देखने को मिलेगा। कौन से कलर का बताओ? हाँ, चारकोल, लेडन, क्रिस्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलेगी बच्चों। क्या देखने को मिलेगी बताओ? हाँ, चेस्ट टाइटनेस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से।
ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ? हाँ, इस सीटी की तरह आवाज क्यों आ रही है बताओ? अरे ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से, किसकी वजह से बताओ? अगर सीटी की, ये देखो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है, सवाल आ गया कि एक मरीज की जो सीटी जैसी आवाजें कम हो रही है, क्या मरीज सही हो रहा है? नहीं, सीरियस कंडीशन में जा रहा है वो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वीज साउंड डिक्रीज, अगर वीज साउंड डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, सीटी की जैसे आवाज आना बंद हो रही है उसके, तो इसका मतलब मरीज सीरियस कंडीशन में जा रहा है। किसमें जा रहा है? हाँ, क्योंकि उसके ब्रोंकोस्पाज्म बहुत ज्यादा हो चुका है, अब तो सीटी भी नहीं आ रही। मरीज, पेशेंट सीरियस कंडीशन में है, ध्यान रखिएगा बात को। ये सवाल आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ऑप्शन में भी लिखा हुआ था कि मरीज सही हो रहा है, सही नहीं हो रहा वो, आपको कि सही हो गया कि अब तो सीटी की तरह आवाज नहीं आ रही, सही हो गया? नहीं। डायग्नोसिस क्या करवाएंगे बताओ? रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी जाते क्या कर देगा डॉक्टर आपका? सबसे पहले एक्सरे कर देगा, पीएफटी कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा बताओ? हाँ, पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट, एलर्जिक टेस्ट कराए जाएंगे, एलर्जिक टेस्ट। मैनेजमेंट क्या करेंगे देखो, चलिए बच्चों मैनेजमेंट की बात करते हैं। दवाइयां क्या क्या देंगे आप लोग? सबसे पहला मैनेजमेंट आपके पास में ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्यों देंगे बताओ? क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म हो गया था ना, उसको डायलेट करने के लिए। क्यों देते हैं ब्रोंकोडायलेटर? टू डायलेट ब्रोंकाई, ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर देंगे आप लोग। यहां पर दो प्रकार की ब्रोंकोडायलेटर है बच्चों, एक तो बीटा एडनर्जिक, याद रखिएगा बच्चों आप लोगों को जरूरत नहीं है, बीटा एडनर्जिक एगोनिस्ट। एक तो ये है, आप लोगों के लिए नहीं है, केवल ये एम्स वगैरह के लिए है। ये दो प्रकार की यहाँ पर ब्रोंकोडायलेटर आप लोग यूज करते हैं, एक तो बीटा एडनर्जिक एगोनिस्ट, एक मेथिल लेक्सेंथेज, मेथिल लेक्सेंथेज। बीटा एडनर्जिक एगोनिस्ट ये दो प्रकार से ले सकते हैं आप लोग, एक तो इनहेलर में भी और एक आप ओरली। इनहेलर के एग्जांपल आप देखेंगे कौन कौन से होंगे, देखो लियोसाल्बुटामोल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, और साल्मेट्रोल, ये इनहेलर में यूज होती है। ओरली की बात करें आपके पास में एल्ब्यूट्रोल, जो कांसी की दवाई में भी आता है ना, आपने देखा होगा एल्ब्यूट्रोल कांसी की दवाई में, और आपके पास में टर्बुटेलिन, ये भी आता है कांसी की दवाई में। मेथिल लेक्सेंथेज आप लोग ओरली और इंजेक्टेबल दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ये भी क्या है, ब्रोंकोडायलेटर है, और ये भी क्या है, ब्रोंकोडायलेटर है, लेकिन दोनों अलग अलग ग्रुप की है। ये कौन सा ग्रुप है बताओ? बीटा एडनर्जिक, आपके लिए नहीं है। और ये कौन सा ग्रुप है बताओ? मेथिल लेक्सेंथेज। बीटा एडनर्जिक ग्रुप में ये वाली आती है, मेथिल लेक्सेंथेज ग्रुप में आपके पास में अमाइनोफाइलिन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, अमाइनोफाइलिन, डेरिफाइलिन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, थियोफाइलिन, ये मेथिल लेक्सेंथेज में, किसमें बताओ? मेथिल लेक्सेंथेज ब्रोंकोडायलेटर। और क्या देते हैं देखो, ब्रोंकोडायलेटर के बाद में कोर्टिकोस्टेरॉइड दी जाती है। क्या दी जाती है बताओ? हाँ, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड, टू डिक्रीज इन्फ्लामेशन। बस आप लोगों को इतना लिखना है,
कि कोर्टिकोस्टेरॉइड क्यों देते हैं, बस ये आपके लिए नहीं है, ये लाइन लिखनी है आपको। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आप कोर्टिकोस्टेरॉइड भी 2 प्रकार से दे सकते हैं बच्चों। अस्थमा में जो कोर्टिकोस्टेरॉइड दी जाती है 2 प्रकार से दे सकते हैं आप। एक तो आप लोग इनहेल करवा के इनहेलर से, बफारे में, निबुलाइजेशन मशीन में, और एक आपके पास में ओरली या इंजेक्टेबल। इनहेलर के अंदर कौन कौन सी, ब्यूडीकोट, नाम सुना होगा ब्यूडीकोट का, है ना, आता है ना, ड्यूलिन ब्यूडेट। हाँ, तो ये ड्यूलिन तो वो हो गया ब्रोंकोडायलेटर, ब्यूडेट क्या है, कोर्टिकोस्टेरॉइड है। ब्यूडेट क्या है बताओ, हाँ इसकी फुल पूरा लिख लो, ब्यूडिकोनाइट, ब्यूडिकोनाइट नाम है इसका, ब्यूडेट का। और बेक्लामेथासोन का भी आपके पास इनहेलर आता है, बेक्लामेथासोन, बेक्लामेथासोन का भी आपके पास में इनहेलर आएगा। ओरली की बात करें तो आप कौन कौन से दे सकते हो, प्रेडनिसोलोन, ये क्या है बताओ, स्टेरॉइड क्या है बताओ सारे के सारे, और प्रेडिसोन, ये आपके इनहेलर में आएंगे। इनहेलर की आता है इनहेलर पप, वो भी, या फिर आपके बफारे में निबुलाइजर मशीन के अंदर डाल के हम लोग है ना लगा देते हैं। तो ये क्यों देते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, और वो डायलेट ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए। तीसरी चीज क्या दी जाती है देखो इसके अंदर दवाइयों में, मोनोकोकल एंटीबायोटिक। ये क्या है देखो, मोनोकोकल एंटीबायोटिक, ये किस प्रकार की दवाई है और क्या काम करती है देखिए आप लोग। ये ऐसी दवाइयां होती है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जो एंटीबॉडी को सप्रेस करती है। किसको सप्रेस करती है, और आपको पता है अस्थमा में एंटीबॉडी बनती है ना, आईजीई। अरे आईजीई की वजह से सिम्टम देखने को मिलते हैं, आपने देखा, जो एलर्जिक रिएक्शन होती है क्यों आती है, आईजीई बढ़ने की वजह से। तो ये जो मोनोकोकल एंटीबॉडी है ये किसके लिए काम करेगी, आईजीई को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए, हाँ, इट सप्रेस एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी को सप्रेस करेगी आईजीई को कम करने के लिए। और इसका एग्जाम्पल कि सर इन मोनोकोकल एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल बताइए। एंटीबायोटिक या एंटीबॉडी लिखिए आप लोग, सही लिखिए, मोनोकोकल एंटीबॉडी। हाँ, मोनोकोकल एंटीबॉडी ऐसी एंटीबॉडी होती है जो कि एंटीबॉडी के खिलाफ काम करती है। किसके खिलाफ काम करती है बताओ, हाँ, और इसके एग्जाम्पल है ओमेलिजुमाब, नाम बहुत खतरनाक है इसके, ओमेलिजुमाब, रोक्सेलिजुमाब, ऑक्सेलिजुमाब, ऑक्सेलिजुमाब। आई बात समझ में। और कौन सी दवा देते हैं चौथे नंबर पे, ब्रोंकोडायलेटर दिया, कोर्टिकोस्टेरॉइड दिया, मोनोकोकल एंटीबॉडी दी, और क्या देंगे आप लोग चौथी चीज, ल्यूकोटेराइन इनहिबिटर देते हो। ल्यूकोटेराइन इनहिबिटर, इंटरल्यूकिन बन रहा था ना, अरे जो आईजी और इओसिनोफिल किसकी वजह से बढ़ रहे थे, इंटरल्यूकिन बढ़ने की वजह से, तो उसको रोकने के लिए क्या देते हैं, ल्यूकोटेराइन इनहिबिटर। क्या देते हैं, ल्यूकोटेराइन इनहिबिटर। नाम सुना है अभी देखो, तुरंत बता देंगे आप लोग, क्या हाँ सर ये तो हम लेते हैं। ल्यूकोटेराइन इनहिबिटर एग्जांपल के तौर पे मोंटेल्यूकास्ट, नाम सुना है ना, मोंटेल्यूकास्ट इसका एग्जांपल है ये। मोंटेल्यूकास्ट क्या है बताओ, कौन से ग्रुप की है, ल्यूकोटेराइन इनहिबिटर ग्रुप की। कौन से ग्रुप की बताओ, हाँ। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, अस्थमा में क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे आप लोग, की अस्थमा में क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे आप लोग, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले उसको सांस लेने में तकलीफ है, आई बात समझ में, उसको पोजीशन देंगे आप लोग। अस्थमा के मरीज को हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है, हाँ,
ध्यान रखें, सीधा बैठाना है एकदम। कैसे बैठाना है बताओ? जबकि निमोनिया वाले को जिस साइड में लंग्स में निमोनिया रहा है उससे सहारा देकर। आगे बात समझ में? दूसरी बात, उस मरीज को समझाना है। क्या समझाओगे बताओ? अस्थमा है, उसको एलर्जी है, क्या है बताओ? इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट, मरीज को पहचान समझाना है कि भैया जिस चीज से तुझे एलर्जी है उसके पास क्यों जाता है ना? बुलाती है मगर जाने का है, बात समझ में? वही बात है, धूल मिट्टी इनसे दूर रहना है। अवॉइड क्राउडिंग, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहे वो। अवॉइड एलर्जन, जिस चीज से उसको एलर्जी उससे दूर रहे। तीसरी चीज क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे आप लोग? उस मरीज को समझाएंगे किस तरीके से जो है एमडीआई को यूज करना है। क्या होता है एमडीआई? किसी ने नाम सुना? तीसरी बात, पहला तो पोजीशन हो गया, दूसरा इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट, अवॉइड क्राउडिंग, अवॉइड एलर्जन, तीसरा यूज ऑफ एमडीआई। जानते हो एमडीआई किसे कहते हैं? हाँ, मीटर डोज इनहेलर, है ना? सलमान खान की मम्मी के पास भी था ना दबंग के अंदर, था ना वो? अरे था नहीं था, है ना? उसी वजह से तो मर जाती थी वो, है ना? वो पैर से तोड़ देता था उसको। देखिए दबंग मूवी देखी? नहीं देखी? वो देखा ना? बस उसको कैसे यूज करते हैं ये तुम्हें बताना है उसको देखो, हमेशा मैं तुम्हें बता दूं, पूछ लेते हैं क्वेश्चन, दोनों लिप्स के बीच में टाइट पकड़ा जाता है, अंदर नहीं डालते कि जबान के बीच में नहीं, उसको लिप्स पे रखा जाता है ओनली। कहां पे रखा जाता है बताओ? हाँ, दोनों भी लिप्स के बीच में टाइट पकड़ के इनहेल किया जाएगा। मुंह के अंदर जबान पे नहीं रखते उसको, लिप्स के बीच में। किसके बीच में रखते हैं? देखा है ना वो कैप्सूल डालने के बाद। फिर चौथी चीज, मरीज को ब्रीथिंग ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे बताओ? ब्रीदिंग ट्रेनिंग। ब्रीदिंग ट्रेनिंग का मतलब है अब उसके अस्थमा है तो किस प्रकार से बेटा तुम्हें सांस लेनी है उसको समझाएंगे कि कैसे सांस लेनी है तुम्हें। अब नॉर्मल तरीके से सांस नहीं लेगा वो, कैसे लेगा? मुंह से लंबी सांस लेगा, उसको होल्ड करेगा और धीरे धीरे नाक से छोड़ना है। लंबी सांस लेनी है मुंह से, उसको समझाना है तुम्हें कैसे सांस लेनी है। लंबी सांस लेगा मुंह से, फिर उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, फिर होल्ड करना है उसको। उसके बाद धीरे धीरे नाक से छोड़ना है। पूछा जाएगा अस्थमा के मरीज को किस तरीके से सांस लेनी है, तो पहले तो फोर्सफुली इंस्पायरेशन बाय माउथ, फोर्सफुली इंस्पायरेशन बाय माउथ, मुंह से लंबी सांस लेगा। उसके बाद होल्ड ब्रीथ, सांस को थोड़ी देर के लिए रोकेगा और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लोली नाक से छोड़नी है सांस। मुंह से अंदर लेनी है, होल्ड करनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। और इस प्रकार के सांस लेने को आप इंग्लिश में भी लिख लेना बेटा। पहले फोर्सफुली इंस्पायरेशन बाय माउथ, देन होल्ड रेस्पिरेशन, देन ग्रेजुअली एक्सेल बाय नोज। और इस प्रकार से सांस लेने को बोलते हैं डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं बताओ? पूछा गया क्वेश्चन है ये कि अस्थमा में कौन से प्रकार का रेस्पिरेशन या कौन से प्रकार की ब्रीदिंग करेंगे? डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। और क्यों करते हैं बताओ डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग? इस प्रकार से ब्रीदिंग करने से क्या फायदा है? क्या फायदा है बताओ? क्या पर्पज है इसका? क्या उद्देश्य है इसे करने का? ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इंक्रीज CO2 एक्सहेलेशन। इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। आई बात समझ में? ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग कराते हैं। कैसे करेंगे डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग बताओ? पहले मुंह से लंबी सांस लेंगे, फिर रोक लेंगे, फिर नाक से छोड़ेंगे। तो बच्चों ये आपके पास अस्थमा कंप्लीट होता है। आपने पढ़ा निमोनिया, निमोनिया के बाद क्या पढ़ा? अस्थमा। COPD,
सीओपीडी क्या होता है? सीओपीडी इधर देखिए बच्चों, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है लोअर। इस लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर म्यूकस जमा हो जाना या कोई भी चीज जमा होने की वजह से जो एयर आ रही है या जो एयर जा रही है उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। क्या आ गया बताओ? और ये जो बीमारी होती है लंबे समय तक चले, कहां तक चले? तो क्या हो जाती है? क्रोनिक। क्या हो जाती है? तो बस ये सीओपीडी ऐसी बीमारी है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो रास्ता है उसमें रुकावट आ जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो रास्ता है जिससे एयर आती है और जाती है उसमें क्या आ जाती है? रुकावट आ जाती है, और लंबे समय के लिए। किसके लिए? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। पहले फुल फॉर्म याद रखो, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। लंबे समय तक आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी रुकावट आ रही है जिसकी वजह से एयर एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रहा। बताओ, तुम बताना, सीओपीडी के अंदर एल्कलोसिस होगा या एसिडोसिस होगा? कौन से प्रकार का? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, है ना? जो सीओपीडी अकेली बीमारी नहीं है बच्चों, इट इंक्लूड 3 डिजीज, 3 बीमारियों का संगम है ये। इट इंक्लूड 3 कंडीशन, 3 कंडीशन इसके अंदर आती है। कौन कौन सी? सबसे पहला क्रोनिक अस्थमा। लंबे समय से किसी को अस्थमा है तो वो सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें बताओ? सीओपीडी के अंदर। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, लंबे समय तक किसी के ब्रोंकस के अंदर इंफेक्शन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीओपीडी में। चौथा एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा 3 बीमारियां इसके अंदर आती है। आप लोगों से पूछा जाए कौन कौन सी बीमारी इसमें आती है बताओ? क्रोनिक अस्थमा और हाँ, आप लोगों से पूछा जाएगा सबसे मेन सवाल जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीओपीडी। सबसे ज्यादा सीओपीडी का कारण क्या है, या कौन से कारण की वजह से सबसे ज्यादा सीओपीडी होगी? स्मोकिंग। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीओपीडी इज स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से सबसे ज्यादा सीओपीडी देखने को मिली है। कितनी बीमारियां एक साथ होती है बताओ? 3 बीमारियों से। सबसे पहले कौन सी बताओ? क्रोनिक अस्थमा। तो अस्थमा तो आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर वही लंबे समय तक चले तो क्रोनिक अस्थमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ? हाँ, तो उसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी कौन सी बताओ? जैसा कि नाम से सोए, ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ, अरे इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई इज नोन एज ब्रोंकाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई इज नोन एज ब्रोंकाइटिस। लंबे समय तक चलना, तो लंबे समय जोड़ दो साथ में, फॉर 3 मंथ टू 2 ईयर। 3 महीने से 2 साल तक अगर आपके ब्रोंकाइटिस हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्या बोलेंगे बताओ? अरे 3 महीने से लेकर 2 साल तक आपके अगर ब्रोंकाइटिस हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे आप लोग? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और ये मोस्टली सीओपीडी में यही देखने को मिलता है। आपको पूछा जाए कि 3 कंडीशन में सबसे ज्यादा कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है सीओपीडी में, यही देखने को मिलेगा। मोस्टली सीओपीडी, सबसे ज्यादा सीओपीडी में देखने को मिलती है ये वाली कंडीशन, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और आपसे पूछा जाए कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है प्यारे बच्चों, तो इसका भी मोस्ट कॉमन कॉज स्मोकिंग है। सारी के सारी जितनी भी सीओपीडी है उनका कारण क्या होता है? स्मोकिंग। क्लियर है यहाँ पे? और ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से एयर एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मरीज को क्या रहेगा बताओ? एसिडोसिस रहेगा। क्या रहेगा बताओ? हाँ,
दूसरी बीमारी है यहाँ पे एम्पाइसेमा। एम्पाइसेमा आपने कल पढ़ा था, नाम सुना था एम्पाइसेमा का, किसमें बताओ? बैरल चेस्ट में ना। एम्पाइसेमा में चेस्ट किस टाइप का हो जाता है? बैरल, सुरंग की तरह। देखो एम्पाइसेमा की डेफिनेशन आपको सबको याद होनी चाहिए। सबसे पहली चीज इरिवर्सिबल कंडीशन है बच्चों। अगर एक बार हो गया, क्रोनिक बीमारी है ना एम्पाइसेमा। कैसी बीमारी है बताओ? हाँ, क्रोनिक बीमारी है। तो अगर एक बार हो गया एम्पाइसेमा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तो सही नहीं होता है। क्रोनिक बीमारी है एक तरह की और इरिवर्सिबल है। इट इज इरिवर्सिबल डिजीज। इरिवर्सिबल का मतलब हाँ, ठीक नहीं होती। तो ठीक होती उन्हें क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। ये क्रिया ठीक हो जाती है अस्थि और ऊपर से। देखो हाँ, तो एम्पाइसेमा की डेफिनेशन आप सभी को याद होनी चाहिए। परमानेंट डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बताओ? डिस्ट्रक्शन का मतलब लॉस हो जाना। अरे डिस्ट्रक्शन का मतलब लॉस हो जाना ऑफ एलुलर वॉल। जो एलुलर वॉल है, ये देखो इधर देखिए, ये एलुलर होते हैं बच्चों, इधर देखिए, देखा तुमने? ये इसकी दीवार है और इस दीवार के माध्यम से आपके गैस का एक्सचेंज होता है नहीं होता बताओ? ये जो दीवार है, ये दीवार परमानेंट जो है आपके लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है? परमानेंट लॉस हो जाती है। आए बात समझ में? ये दीवार डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से अब गैस एक्सचेंज प्रॉपर, CO2 बाहर नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगी। तो परमानेंट डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एलुलर वॉल। परमानेंट डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एलुलर वॉल। क्या क्या सिम्टम नजर आते हैं देखो एम्पाइसेमा में? आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है एम्पाइसेमा से रिलेटेड। बैरल चेस्ट कि बैरल चेस्ट कौन सी बीमारी में देखने को मिलेगा? मरीज को हाइपोक्सिया रहेगा, मरीज को एसिडोसिस रहेगा, मरीज को साइनोसिस रहेगा, मरीज को टेकीपीनिया रहेगा। टेकीपीनिया जानते हो ना आप? क्या बताओ? 24 से ऊपर रेस्पिरेशन टेकीपीनिया, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। COPD, मरने की कगार पे चला जाता है आदमी। डायग्नोसिस क्या करेंगे आप लोग? डायग्नोसिस एक्सरे करवाएंगे। क्या करवाएंगे बताओ? क्या करवाएंगे? एक्सरे। साइनोसिस क्या? ये बताओ, तुम बताओ क्या है? बैरल चेस्ट कल तो बताया था कि एम्पाइसेमा के मरीज को बैरल चेस्ट हो जाता है। एक्सरे करवाएंगे, इसकी फुल फॉर्म बताना। PFT की करे थे कल की क्लास ली आपने? ABG करवाएंगे। ABG की फुल फॉर्म बताओ। हाँ, मैनेजमेंट क्या करेंगे आप लोग इसमें? देखिए बच्चों, मैनेजमेंट आप लोग क्या करेंगे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। COPD के मरीज को हमेशा हम ऑक्सीजन पे रखेंगे। किस पे रखेंगे बताओ? ऑक्सीजन पे। किस पे बताओ? हाँ, पहली बात, इसको जो ऑक्सीजन देंगे लो कंसंट्रेशन। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लो कंसंट्रेशन का मतलब है लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देंगे। हाँ, अलग अलग प्रकार के जो है आपके मास्क आते हैं। तो एक ऐसा मास्क आता है जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन सेट कर सकते हैं, जिसको वेंचुरी मास्क कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? हाँ, तो उस मास्क से हम लोग कंसंट्रेशन सेट करके इस आदमी को देंगे। कितनी कंसंट्रेशन वाला ऑक्सीजन देंगे? 1 से 2 लीटर पर मिनट वाला।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सीओपीडी के मरीज को कितना ऑक्सीजन देंगे आप लोग? 1 से 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से चलाएंगे। दवाई ब्रोंकोडायलेटर देंगे, ब्रोंकोडायलेटर देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे आप लोग? नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले पोजीशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अस्थमा के मरीज को कैसी पोजीशन देंगे बताओ? अस्थमा वाले को हाई फाउलर, और निमोनिया वाले को जिस साइड में निमोनिया है उस साइड में। यहां पर कौन सी पोजीशन दी जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्थोपेडिक पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन होती है सर? हाँ, कहीं बार आया एग्जाम के अंदर, ऑर्थोपेडिक पोजीशन। सीओपीडी के मरीज को कौन सी पोजीशन दोगे बताओ? बताओ कौन सी? ऑर्थोपेडिक। कैसी पोजीशन होती है? कैसे सर? ऑर्थोपेडिक का मतलब किस टाइप की पोजीशन देंगे हम लोग? कैसी पोजीशन? देखो, मरीज को एकदम सीधा बिठाएंगे, पहले सिटिंग अपराइट, मरीज को सीधा बिठाएंगे बच्चों। ऑर्थोपेडिक का मतलब समझ लेना कैसी पोजीशन देंगे। फिर उसके सिर को आगे झुका देंगे, लीन फॉरवर्ड, उसको आगे झुका देंगे थोड़ा, सीधा बैठा के लीन फॉरवर्ड का मतलब आगे झुका देंगे। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, एंड हेड रेस्ट ऑन कार्डियक टेबल। कार्डियक टेबल देखिए आपने हॉस्पिटल के अंदर, जो कि आपके सामने जो टेबल रखी होती है, जिसका जो है लेवल कहां तक होता है? हार्ट तक, जिसका लेवल हार्ट तक होता है। टेबल देखिए ना, बेड के सामने आ जाती है, उस पर मरीज खाना वाना रख के खाता है। अरे देखिए तो कैसे बैठाएंगे उसको? देखो ऐसे, हाथ यहाँ पर सीधा बैठा है और आगे झुका के, आई बात समझ में? ऐसे बैठेगा सीओपीडी का मरीज, इस ऐसे बैठाएंगे आप लोग, समझे? और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक पोजीशन। क्या बोलते हैं बताओ? मरीज सीधा बैठ के आगे झुक के, हाथ कहां रहेंगे बताओ? उसके टेबल पर। एडुकेट फ्लूइड देंगे उसको, एडुकेट फ्लूइड देंगे। एडुकेट फ्लूइड का मतलब प्रॉपर फ्लूइड देंगे उसको, एडुकेट फ्लूइड। और उसको सांस, कैसी सांस लेने के लिए बोलेंगे बताओ? डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। कौन सी सांस लेने के लिए बोलेंगे बताओ? क्यों बताओ? ये क्यों कहेंगे बताओ डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग? अरे क्यों कहेंगे बताओ ये करने के लिए? बताओ कैसे देते हैं डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग? कैसे करते हैं बताओ? डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग कैसे करते हैं बताओ? पहले मुंह से लंबी सांस लेंगे, फिर उसको होल्ड करेंगे, फिर नाक से निकालेंगे। कुछ भी तो नहीं आता। क्यों करते हैं डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग? बताना इसका उद्देश्य क्या होता है? सीओटी को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने के लिए। तो ये आपके पास में बच्चों सीओपीडी कंप्लीट होता है। सीओपीडी बस यही है। प्लूरल इफ्यूजन, देखो सबसे पहली चीज ये होती है बच्चों, ये डायरेक्ट नहीं होता कभी भी। जो प्लूरल इफ्यूजन है, किसी ना किसी बीमारी का कॉम्प्लिकेशन के तौर पे होगा। सीओपीडी हो गई, एम्पायर, कोई भी बीमारी हुई, उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से प्लूरल इफ्यूजन होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इट इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ अदर डिजीज। ये किसी भी बीमारी का कॉम्प्लिकेशन है। इट इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ अदर डिजीज। होता क्या है इसके अंदर बताओ? एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस। एबनॉर्मल accumulation of fluid in pleural space is known as प्लूरल इफ्यूजन। बहुत सिंपल सी बात है कि प्लूरल इफ्यूजन क्या है। प्लूरल स्पेस के अंदर एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए। नॉर्मल कितना होता है? 20 ml। अरे नॉर्मल कितना होता है? अगर उससे ज्यादा हो जाए तो आपके पास में है ही
प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। इधर देखिए कॉजेज क्या क्या हो सकता है। कोई भी डिजीज हो, रेस्पिरेटरी डिजीज हो, कोई भी उस वजह से हो सकता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से, कोई भी प्रकार का रेस्पिरेटरी बीमारी हो उसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है आपके। और अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तब भी फ्लूइड बढ़ जाता है ना, आपको पता ही है। जितनी भी कैविटीज है उनमें फ्लूइड बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उनको प्रेशर कम हो जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है। या फिर आपके फ्लूइड बढ़ जाए बॉडी के अंदर, क्या बढ़ जाए बताओ, तब भी ये कंडीशन हो सकती है, तब ये कंडीशन हो सकती है। आई बात समझ में? अब देखिए प्लूरल इफ्यूजन की वजह से क्या क्या सिम्टम नजर आएंगे बच्चों। किसी के अगर प्लूरल इफ्यूजन हो गया तो क्या क्या सिम्टम नजर आएंगे। सिम्टम्स, सबसे पहली चीज, पानी भर चुका है। आपको पता है कि जब पानी भर जाएगा तो रेजोनेंस साउंड तो आएंगे नहीं। आपको पता है कैसे साउंड आएंगे बताओ? डल साउंड आएंगे। कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, देखते हैं क्या क्या आएंगे। देखो सिम्टम, सबसे पहला सिम्टम डिक्रीज ब्रीथ साउंड, ब्रीथ साउंड कम हो जाएंगे ऑन अफेक्टेड एरिया। ये पहला सिम्टम है प्यारे बच्चों, फर्स्ट सिम्टम है आपके प्लूरल इफ्यूजन का। फर्स्ट सिम्टम्स, फर्स्ट साइन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन इज डिक्रीज ब्रीथ साउंड इन अफेक्टेड एरिया। जहां पर भी पानी भरा हुआ है पसलियों के अंदर, जहां पर भी प्लूरल स्पेस में पानी भरा हुआ, वहां के साउंड क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। वहां पर आपके ब्रीथ साउंड कौन से होते हैं? रेजोनेंस साउंड। कौन से होते हैं बताओ? वो साउंड नहीं आएंगे। जहां पर पानी भरा है वहां पर दर्द रहेगा, चेस्ट पेन, सेकंड साइन। सीक्वेंस से लिखा है दोनों के दोनों। और बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर पानी, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, पानी 250 ml से ज्यादा हो गया भरा हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिस क्वेश्चन फॉर एम्स। अगर 250 ml से ज्यादा हो जाए भरा हुआ पानी तो आपके मिड स्टेनियम शिफ्टिंग होने लगेगी। मिड स्टेनियम शिफ्टिंग का मतलब यह है बच्चों, इधर देखो, जो स्पेस है मिड स्टेनियम वो कम होने लगेगा, क्योंकि आपके जिस साइड के लंग्स में पानी भरा है वो लंग्स क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा, तो स्पेस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो अगर 250 ml से ज्यादा भर गया पानी तो मिड स्टेनियम शिफ्टिंग देखने को मिलेगी प्यारे बच्चों। क्या देखने को मिलेगी बताओ? मिड स्टेनियम शिफ्टिंग। ध्यान दीजिएगा बात पे, सांस लेने में तकलीफ रहेगी, ये तो पता ही है। रेस्पिरेटरी डिजीज कोई सी भी हो, सभी में क्या होता है? डिस्निया होता है। अरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई की बीमारी हो, क्या होता है? डिस्निया। हाइपोक्सिया रहेगा, ये तो कॉमन है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दोनों चीजें तो क्या आती है बच्चों? कॉमन है। क्या करेंगे आप लोग? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों इसका। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस दो प्रकार के डायग्नोसिस कर लेंगे। एक का नाम है ब्रोंकोफोनी, देखो नाम देखो, ब्रोंकोफोनी, और दूसरा है एगोफोनी। दो प्रकार के डायग्नोसिस। सर ये क्या है ब्रोंकोफोनी और एगोफोनी? ब्रोंकोफोनी का मतलब ये है बच्चों, वही सेम टू सेम बात। अरे आपने टाउ जी सुना? ताऊ, वही है ब्रोंकोफोनी। वो ब्रोंकोफोनी करना है बोलते हैं उसको। टाउ या क्या है बताओ? टेक्टाइल फ्रेमिटस। कैसे कैसे पता करते हो बताओ? क्या कहेंगे मरीज को? तुम तो पागल ही लगते हो मुझे कभी कभी। अरे उसको 99 बोलने के लिए कहेंगे, आपको वाइब्रेशन फील होगा। तो वही है ब्रोंकोफोनी। ब्रोंकोफोनी टेक्टाइल फ्रेमिटस ही है। क्या है बताओ? कल मैंने बता दिया पूरा, वही है ब्रोंकोफोनी टेक्टाइल फ्रेमिटस। बताओ बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे टेक्टाइल फ्रेमिटस? कम, क्योंकि आपकी जो एयर है प्रॉपर मूवमेंट नहीं करेगी। हाँ, ये एगोफोनी भी सेम टू सेम वही है। एगोफोनी करो चाहे ब्रोंकोफोनी करो, आई बात समझ में? सेम टू सेम, दोनों चीजें सेम टू सेम है। दोनों में ये कि इसमें 99 बुलवाते हैं और इसमें 69 बुलवाते हैं, करते वैसे ही सेम टू सेम। पीछे हाथ रख के वाइब्रेशन फील करेंगे। पीछे हाथ रख के क्या फील करेंगे बताओ? अरे बताओ क्या फील करेंगे? हाँ, एक्सरे करवाएंगे। क्या करवाएंगे बताओ?
एक्सरे से क्या पता चलेगा कि पानी कहाँ कहाँ भरा हुआ है, पता लग जाएगा ना। हाँ बताइए मैनेजमेंट क्या करेंगे इस बीमारी में? मैनेजमेंट क्या, पानी को बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे? थोरेसेंटेसिस करेंगे। क्या करेंगे बताओ? थोरेसेंटेसिस करेंगे प्यारे बच्चों, थोरेसेंटेसिस। थोरेसेंटेसिस क्या होती है? थोरेसेंटेसिस जानते हो? अरे बताओ। पोजीशन कैसी देते हो थोरेसेंटेसिस में? और एकदम अपराइट सिटिंग पोजीशन। कहाँ डालोगे सुई? सिर में। कहाँ डालते हैं सुई? फिर कौन से वाले में? 7 या 8 में ना। ये सिर बोल रही थी। हाँ 7वें या 8वें इंटरकोस्टल स्पेस में सुई डाल के पानी को निकालेंगे। कितना पानी निकाल सकते हैं एक बार में? 1000 ml। दूसरा मैनेजमेंट, पहला तो आपको पता है, दूसरा मैनेजमेंट ध्यान से समझिएगा, आप लोगों के लिए नहीं है बच्चों, दूसरा आप लोगों के लिए बस। दूसरा प्लूरोडेसिस। ये क्या है प्लूरोडेसिस? इसमें क्या करते हैं बच्चों? इधर देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका लंग्स है, सामने देखो, और ये लंग्स की दोनों लेयर में बना देता हूं। ये लंग्स की दोनों लेयर मैंने बना दी। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे पानी कलेक्ट होने लगा था। क्या कलेक्ट होने लगा था बताओ? तो हम क्या करेंगे? ना रहेगी बांस, ना बजेगी, वो काम कर देंगे। कैसे बात नहीं, इस स्पेस को ही खत्म कर दो, इस स्पेस को ही, इस स्पेस में एक इंजेक्शन लगा देंगे। कौन सा इंजेक्शन लगा देंगे? बिलियोमाइसिन का। कौन सा बताओ? और वो बिलियोमाइसिन का इंजेक्शन क्या करेगा? एक साइटोटॉक्सिक इंजेक्शन है वो, जो कि पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा को आपस में क्या कर देगा? चिपका देगा। ये बिलियोमाइसिन क्या करेगा? पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा को आपस में चिपका देगा। तो ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांस। स्पेस ही नहीं रहेगा तो पानी कहां भरेगा? और इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं बताओ? प्लूरोडेसिस। क्या बोलते हैं बताओ? प्लूरोडेसिस। हाँ थोरेसेंटेसिस से किया जाता है। ये तो बहुत रेयरली है, बहुत रेयरली। मैंने तो देखा भी नहीं आज तक, मैंने नहीं देखा, किताबों में पढ़ा है मैंने भी। तो ये आज का आपका टॉपिक खत्म होता है। कल आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा और स्केलेटन स्टार्ट हो जाएगा कल ही। हाँ टेस्ट का तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को।